हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे योगी आदित्यनाथ जी करने वाले हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू की सबसे बड़ी मदद। जी हां दोस्तों, ऐलान सुनते ही नेतन्याहू कहेंगे वाह वाह। बताएंगे सबसे पहले आपको क्या फैसला लिया है योगी जी ने, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां समंदर में दबंगई करने वाले नेवी कमांडर को चीन ने बनाया रक्षा मंत्री। अब SCS में बढ़ेगा और ज्यादा तनाव, इससे भारत को भी हो सकती है बहुत बड़ा तनाव। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत ने की हाफिज सईद की मांग तो बिलबिलाया पाकिस्तान, कहने लगा ऐसी बात है। साथ ही साथ आपको बताएंगे चीन के खिलाफ दक्षिण सागर में फिलीपींस उतारेगा भारत का ब्रह्मोस मिसाइल, और तीस्ता नदी पर चीन के ऑफर से ललचाया बांग्लादेश, भारत की बढ़ाने वाली है चिंता। साथ ही साथ दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां मोदी सरकार देश के बेटियों के लिए लेकर आई फिर एक और तोहफा। दोस्तों सारी जानकारी बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां इजराइल में श्रम की कमी के बीच योगी सरकार ने आवेदकों को आमंत्रित किया है। दोस्तों लगभग 1 लाख फलस्तीनियों का वर्क परमिट रद्द कर दिया गया है, उन रिक्तियों को भारतीयों से ही भरना चाहता है इजराइल, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी करने वाले हैं नेतन्याहू की सबसे बड़ी मदद। जी हाँ, योगी सरकार ने इजराइल में स्थित भवन निर्माण परियोजनाओं में पदों को भरने के लिए निर्माण श्रमिकों के लिए एक तत्काल कॉल शुरू की है। इच्छुक श्रमिकों को 1,25,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा, साथ ही 15,000 रुपए का अतिरिक्त मासिक बोनस भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हमास के हमलों के बाद इजराइल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इजराइल को करीब 1 लाख कामगारों की आवश्यकता है। इजरायली सरकार ने इसके लिए भारत से सहयोग के रूप में श्रमिकों को मांगा है। भारत ने इसके लिए इजराइल को भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया है। भारत सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश से अगले कुछ दिनों में करीब 40,000 निर्माण के काम से जुड़े श्रमिक इजराइल भेजे जाएंगे। श्रम और सेवा योजना विभाग ने इसकी पहले शुरू कर दी है। सभी जिलों को इच्छुक कामगारों का डेटा एकत्र करने को कहा गया है, फिर उन्हें एक टेस्ट पास करने के बाद इजराइल भेजा जाएगा। जी हाँ, बता दें दरअसल आतंकी संगठन हमास द्वारा हमला किए जाने के बाद इजराइल ने सभी फलस्तीनियों के वर्क परमिट निरस्त कर दिए थे। ऐसे में वहां श्रमिकों का खासा संकट पैदा हो गया है। इजराइल के लिए निर्माण क्षेत्र में कई सेक्टरों को लोगों की आवश्यकता है। निर्माण श्रमिकों को NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन इंटरनेशनल के जरिए इजराइल भेजा जाएगा। जाने के इच्छुक लोगों के पास काम का अनुभव होने के साथ ही हाई स्कूल तक शिक्षा भी जरूरी है। वहीं उनकी आयु सीमा 21 से 45 साल के बीच रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी और सबसे अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्लियर कहना है कि हम फलस्तीनियों को किसी भी कीमत पर वर्क परमिट नहीं देंगे, उनसे काम नहीं करवाएंगे इजराइल में। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत के श्रमिकों की मांग की है दोस्तों, और उनकी ये पूर्ति कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ जी करने वाले हैं। बहरहाल दोस्तों, क्या आप भी योगी जी के इस फैसले का वाकई में समर्थन करते हैं तो कमेंट में लॉन्ग लिव योगी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ जय श्री राम कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां समंदर में दबंगई करने वाले नेवी कमांडर को चीन ने बनाया नया रक्षा मंत्री। अब SCS में और बढ़ेगा तनाव। जी हां, करीब 2 महीने तक खाली रहने के बाद चीन में नए रक्षा मंत्री पद पर नियुक्ति की गई है। वहां पर आर्मी के जनरल ली शांगफू को रक्षा मंत्री बनाया गया था, लेकिन अक्टूबर में बिना कोई वजह बताए अचानक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें हटा दिया था। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने अक्टूबर में ला शांगफू को हटाए जाने की पुष्टि की थी। तब से चीन की सेना बिना रक्षा मंत्री के कार्य कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने शुक्रवार को नेवल कमांडर जनरल डोंग जून को देश का नया रक्षा मंत्री बनाने की घोषणा की। उनकी नियुक्ति नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी की ओर से की गई है। इस कमेटी के चेयरमैन शी जिनपिंग है, और यही कमेटी चीन में हाई लेवल की तमाम सरकारी नियुक्तियां करती है। डोंग का उम्र के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन वे PLA नेवी यानी प्लान के सभी प्रमुख डिवीजन में काम कर चुके हैं। वर्ष 2021 में चीनी नेवी का टॉप कमांडर बनने से पहले डोंग चीनी उत्तरी समुद्री बेड़े के चीफ थे। ये बेड़ा रूसी नौसेना के पूर्वी समुद्री बेड़े के साथ मिलकर जापान सागर में लगातार गश्त करता रहता है। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान फिर बना आतंकियों का मसीहा, भारत को नहीं सौंपेगा हाफिज सईद। बता दें भारत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले हाफिज सईद के प्रत्यर्पण का विरोध पाकिस्तान से किया है। आप सभी जानते ही हैं, पहली बार भारत ने इस पर बयान दिया। भारत हाफिज को पाकिस्तान से लाकर कई मुकदमे चलाना चाहता है। पाकिस्तान ने भारत के अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का एक बयान आया है। इस बयान से लगता नहीं कि आतंकियों को बचाने वाला मुल्क पाकिस्तान इतनी आसानी से हाफिज सईद को भारत को सौंप देगा। दोस्तों पाकिस्तान
पाकिस्तानी पत्रकार एजाज सैयद ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान ने तकनीकी तौर पर हाफिज सईद के प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि इस बारे में विदेशी ऑफिस की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से एक अनुरोध मिला है जिसमें तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के बयान से तो यही लग रहा है कि इतनी आसानी से वो हाफिज सईद को भारत को नहीं सौंपेगा। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन के खिलाफ दक्षिण सागर में फिलीपींस उतारेगा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। दक्षिण चीन सागर में चीनी सैनिकों से जारी झड़प के बीच फिलीपींस को भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मिलने वाली है। इसी हफ्ते उससे क्रूज मिसाइल की डिलीवरी कर दी जाएगी। साल 2022 में इन्हें लेकर उसकी भारत के साथ डील हुई थी, फिर अगले साल यानी 2023 में उसके अधिकारियों को इसे चलाने की ट्रेनिंग मिली और अब फाइनली उसकी जल सेना के बेड़े में जल्द ही दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल होने वाली है। मिसाइलों की डिलीवरी ऐसे समय हो रही है जब साउथ चीन सी में चीन और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और आक्रामक सैन्य लड़ाई पर पहुंच गया है। ऐसे में भारतीय मिसाइल फिलीपींस की चीन से सामना करने में मदद कर सकती है और दुनिया की सबसे लंबी तट रेखा पर देश को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री सुरक्षा और एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एक्सपर्ट डॉक्टर पूजा भट्ट ने बताया कि तट रेखा पर ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खतरे का जवाब देने के लिए फिलीपींस सेना की मदद करेगी। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ फिलीपींस उन साउथ ईस्ट एशियाई देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में फिलीपींस को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा और मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। सामने लाइक का बटन दोस्तों जरूर दबाइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां तीस्ता नदी पर चीन के ऑफर से ललचाया बांग्लादेश, शेख हसीना सरकार के इरादे से क्या बढ़ेगी भारत की चिंता। बता दे, बांग्लादेश ने गुरुवार को कहा है कि वो भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली तीस्ता नदी पर जलाशय बनाने के चीनी प्रस्ताव पर भू राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखेगा। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ढाका में एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि उन्होंने यानी चीन ने तीस्ता के बांग्लादेश वाले हिस्से पर विकास कार्यों के लिए सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। संबंधित मंत्रालय और आर्थिक संबंध प्रभाग उनके प्रस्ताव पर विचार करेंगे। ये पूछे जाने पर कि ढाका अपने रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, उसके पास एक प्रमुख परियोजना में चीन की भागीदारी पर भारत की आपत्ति को किस हद तक ध्यान में रखेगा, तो बांग्लादेश विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता सेहेली सबरीन ने कहा कि ऐसे मामले में ढाका प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ते समय भू राजनीतिक मुद्दों को संज्ञान में लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपके मन में सवाल जरूर उठेगा कि आखिर बांग्लादेश को चीन ने क्या ऑफर दिया है। तो आपको बता दें, बांग्लादेश विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी चीनी राजदूत याओ वेन के उस बयान के करीब एक हफ्ते बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजिंग को तीस्ता बेसिन के विकास के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं और हम बांग्लादेश में चुनाव प्रक्रिया के अंत का इंतजार कर रहे हैं। चीनी दूत ने कहा कि बांग्लादेश में 7 जनवरी के आम चुनाव के बाद चीन द्वारा इस मुद्दे पर एक प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये कहीं ना कहीं भारत की टेंशन जरूर बढ़ाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदा सरकार ने बांग्लादेश के हितों पर कुशलता पूर्वक बातचीत की है जो चीन और भारत के बीच फंसा हुआ है। डेल्टाई बांग्लादेश सैकड़ों नदियों से घिरा हुआ है, जिनमें से 54 नदियां भारत से दक्षिण एशियाई देश में प्रवेश करती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये डील होता है तो भारत को कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां आर्टिकल 370 पर पीएम मोदी जी का बड़ा बयान। कहा, नेहरू कहते थे घिसते घिसते घिस जाएगा। बता दें, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मुहर लगाई थी। इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 7 दशकों से अपने अधिकारों से वंचित रहे, जबकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक दिन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इंडिया टुडे से बातचीत में मोदी जी ने कहा कि ऐसे लोग हैं जिन्हें इस अस्थायी प्रावधान को खत्म करने में देरी से समस्याएं थी। जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 370 पर संसद में कहा था कि ये घिसते घिसते घिस जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर महिलाएं, अपने अधिकारों से पिछले 7 दशकों तक वंचित रहे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग अपने हाथों से अपनी किस्मत बनाने के लिए आजाद हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में पीएम मोदी जी ने 370 हटा करके बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है, तो लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां मसर्रत पर भारत ने लिया एक्शन तो बौखलाया पाकिस्तान। मुस्लिम लीग को लेकर कर रहा ये डिमांड। जी हां, भारत में गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसर्रत आलम गुट, बोले तो MLJKMA को UAPA के तहत 5 साल के लिए गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया। भारत सरकार ने अपने देश के अंदर एक फैसला लिया, लेकिन मामला कश्मीर का था तो पाकिस्तान के भी कान खड़े हो गए। पाकिस्तान ने इस फैसले की निंदा की है। प्रतिबंध को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि संगठन और उसके सदस्य जम्मू
कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल थे। अब ऐसे में पाकिस्तान में विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने बयान में कहा कि लंबे समय तक हिरासत में रखने और संपत्तियों को जब्त करके लगातार नेतृत्व को सताया जा रहा है। इस साल की शुरुआत में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय को भी सील कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध और उनके नेतृत्व का उत्पीड़न लोकतांत्रिक मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवीय कानूनों की उपेक्षा है। ये असहमति को दबाने की इच्छा को दिखाता है। दोस्तों, हालांकि पाकिस्तान की ओर से ये बयान तब आ रहा है जब उसने पूर्व पीएम इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है। पाकिस्तान में पीटीआई के नेताओं को जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है। बलोच ने आगे कहा कि ऐसी कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूलभूत सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं और उसने कहा कि भारत को प्रतिबंधित राजनीतिक दलों से तुरंत प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए। अगली खबर बता दें, तालिबान ने दिखाई पाकिस्तान को हाइड्रो पावर, टूट रहा अफगानिस्तान से रिश्तों का बांध। जी हां, अफगानिस्तान की कुनार नदी पर बनाया जा रहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तालिबान सरकार देश की प्रमुख नदियों के पानी को व्यवस्थित करने के लिए काम कर रही है ताकि आम जनता को इसका फायदा मिले। इसी के तहत ये बांध भी बन रहा है जिसने पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्तों को और कमजोर किया है। कुनार नदी आगे जाकर काबुल नदी से मिलती है और पाकिस्तान तक जाती है। ऐसे में नदी पर बांध बनने से पाकिस्तान को पानी की किल्लत का डर सता रहा है। तालिबानी अधिकारियों का कहना है कि सूखे इलाकों और खेती बाड़ी के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार ने देश की मुख्य नदियों कुनार, फरियाब, फराह और हेमलैंड के पानी को व्यवस्थित करने का फैसला किया है ताकि देश की जनता को इसका फायदा मिल सके। 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी काबुल की सहायक नदी है। कुनार बांध निर्माण योजना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों को प्रभावित कर रही है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में बता दें, नवंबर में पाकिस्तानी हुकूमत ने अफगानों को देश छोड़ने का फरमान सुनाया था। इसके चलते वहां रह रहे 17 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी देश छोड़ने को मजबूर है। पाक सरकार के इस फैसले ने दोनों देशों के बीच तलखियां बढ़ा दी हैं। हालांकि डुरंड लाइन को लेकर भी दोनों के बीच पुराना विवाद रहा है। अगली खबर बता दें, किंझल मिसाइल S-300 ड्रोन, रशिया ने बोला अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला, जल उठा पूरा यूक्रेन। जी हाँ दोस्तों, नए साल से पहले रशिया ने यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। रशिया ने फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक 158 हवाई हमले किए गए। रशिया ने इस दौरान 122 मिसाइल और 36 ड्रोन फायर किए थे। इसमें कम से कम 13 नागरिकों की मौत हो गई। यूक्रेनी वायुसेना इसे 22 महीने पहले शुरू हुए युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला मान रही है। इससे पहले कुछ इस तरह का हमला रशिया ने नवंबर 2022 में किया था। तब उसने यूक्रेन के खिलाफ 96 मिसाइल से हमला किया था। जी हाँ, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया भारतीय कनाडाई व्यक्ति, मंदिरों के दरवाजे तोड़कर चोरी करने का बड़ा आरोप। जी हां, पर कनाडा के डरहम और ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र में हिंदू मंदिरों में चोरी करने के आरोप में एक भारतीय कनाडाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। हालांकि डरहम पुलिस ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह मामला घृणा, अपराध या घृणा से प्रेरित प्रतीत नहीं होता है। पुलिस ने व्यक्ति की पहचान ब्राम्पटन शहर के जगदीश पंढेर, जो 41 वर्ष के हैं, के रूप में की है। विज्ञप्ति के मुताबिक चोरी की घटना 8 अक्टूबर को पिक रिंग में बेली स्ट्रीट और कोंसनो बुलेवार्ड इलाके में हुई। उसी दिन सुबह 8 बजे पुलिस मंदिर में घुसी। सुरक्षा कैमरों में पंढेर को मंदिर में घुसते और दान पत्रों से बड़ी मात्रा में नकदी निकालते हुए देखा गया था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो इलाके से फरार हो गया था। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध को साल भर हिंदू मंदिरों में घुसते और चोरी करते देखा गया है। अगली खबर बता दें, बांग्लादेश ने बढ़ाई भारत की टेंशन, सऊदी के बाजार में बांग्लादेशी मसालों की बढ़ी मांग। जी हां, भारत के मसाले दुनिया भर में मशहूर हैं और काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। भारत को स्पाइस किंग भी कहा जाता है। यही वजह है कि ग्लोबल मार्केट में भारत के मसालों की काफी ज्यादा मांग है। हालांकि इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे भारत को झटका लगा है। जी हां, भारत के मसाले दुनिया के अन्य देशों में सप्लाई किए जाते हैं, जिनमें सऊदी अरब भी एक सबसे बड़ा खरीदार है। हालांकि भारत को बांग्लादेश से सऊदी अरब में कड़ी टक्कर मिल रही है। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने इस साल जुलाई और नवंबर के बीच खाड़ी देशों को 141 करोड़ रुपए से अधिक का मसाला एक्सपोर्ट किया है। इनमें आधे से ज्यादा मूल्य का मसाला अकेले सऊदी अरब को भेजा है। इसी तरह से सऊदी अरब बांग्लादेशी मसालों के लिए एक बड़ा बाजार बनता जा रहा है, जो वाकई में दोस्तों भारत को बड़ा और तगड़ा झटका दे सकता है। बहरहाल इस पर आपका क्या राय है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन हम पहले ही देर कर चुके हैं। दरअसल सेमीकंडक्टर मिशन कुछ ऐसा है जिसे हमें 30 साल पहले शुरू करना चाहिए था। हम पहले ही देर कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में अहम बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब की दिशा में भारत की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पहल कर दी है। दरअसल इसी साल 28 जुलाई को गुजरात में सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस मौके पर उन्होंने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को 50
50% वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया था। भारत सरकार पिछले कुछ समय से चिप मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा फोकस कर रही है। मोदी सरकार भारत को चिप सेंटर के रूप में उभारने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। अगली खबर बता दें, अरब सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी ने तैनात किए 5 युद्धपोत, आकाश से भी की जा रही निगरानी। दरअसल इजराइल और हमास के बीच लड़ाई यानी वॉर चल रही है। इस बीच ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। भारतीय तट के पास भी पिछले दिनों एक जहाज पर हमला किया गया। अरब सागर में बढ़ रहे खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपने 5 युद्धपोत को तैनात किया है। इसके साथ ही आकाश से भी निगरानी की जा रही है। अरब सागर में भारत के जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने 5 एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किया है। इनका काम लाल सागर और अरब सागर से गुजरने वाले भारतीय जहाजों की रक्षा करना है। INS कोलकाता को बाब अल मंडेब चेक पॉइंट के पास, INS कोच्चि को यमन के सोकोट्रा द्वीप के दक्षिण में, INS मोरमुगाओ को पश्चिम अरब सागर में और INS चेन्नई को मध्य अरब सागर में तैनात किया गया है। INS विशाखापट्टनम उत्तरी अरब सागर में गश्त कर रहा है। अगली खबर बता दें, इजरायली दूतावास के पास 2 साल में 2 ब्लास्ट, आखिर क्या आपस में जुड़े हैं इनके तार, मिली हैं ये समानताएं, आपको बता दें। मंगलवार को इजरायली दूतावास के पास 2 सालों में दूसरी बार ब्लास्ट हुआ। मंगलवार की राजधानी दिल्ली में हुई इस घटना की जांच जारी है। इस दौरान NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। NIA को दोनों घटनाओं में खास समानताएं मिली हैं। हालांकि अब तक ये साफ ना हो सका कि दोनों धमाकों के तार आपस में जुड़े भी हैं या नहीं। दिल्ली के चाणक्यपुरी में मंगलवार को इजरायली दूतावास से कुछ दूरी पर धमाका हुआ था। खास बात यह है कि यहाँ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत कई देशों के दूतावास भी। हालांकि धमाके में कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन हाई सिक्योरिटी वाले इस इलाके में हुए धमाके ने जांच एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। 29 जनवरी 2021 को भी इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ था। अब दोनों ही मामलों में संदिग्धों को CCTV कैमरों की जानकारी जुटाते देखा गया। इसके अलावा घटना को अंजाम देने के बाद ऑटो से जाना, जामिया इलाके में शरण लेने जैसी कई बातें सामने आई हैं। दोनों ही घटनाओं में मौके से पत्र बरामद हुए हैं जिन्हें धमकी भरे लहजे में लिखा गया था। खास बात यह है कि साल 2021 के धमाके के संदिग्धों की पहचान होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान ने नए साल के जश्न पर लगाया प्रतिबंध। काकर ने फलस्तीनियों के साथ एकजुटता का किया आह्वान। जी हां, पाकिस्तान सरकार ने गाजा में युद्ध का सामना कर रहे फलस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता जताने के लिए देश में नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने देशवासियों से फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने और नए साल पर संयम और विनम्रता का परिचय देने का आग्रह किया। बता दें कि पाकिस्तान में नए साल का जश्न बड़े पैमाने पर नहीं होता है, क्योंकि इस्लामी समूह शुरू से इसका विरोध करते रहे हैं और हिंसा का सहारा लेकर ऐसे आयोजनों को रोकने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां आम चुनाव के चलते बांग्लादेश में सुरक्षा बलों की 1151 प्लाटून तैनात, निष्पक्ष चुनाव कराने पर है जोर। जी हां, बांग्लादेश में 7 जनवरी को होने वाले आगामी आम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सत्तारूढ़ समेत तमाम राजनीतिक दल लगातार लोगों को रिझाने के लिए सभा रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने शुक्रवार को अर्धसैनिक सीमा रक्षकों की कुल 1151 प्लाटून तैनात कर दी है। विपक्षी दल BNP के बहिष्कार के बीच वाले आम चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए जवानों को तैनात किया है। अगली खबर बता दें, योगी जी आपसे भीख मांग रहा हूं, सीमा को वापस भेज दो। जी हां, पाकिस्तान से नहीं मिली मदद तो गुलाम हैदर ने लगाई योगी जी से गुहार। जी हां, पाकिस्तान से नेपाल के जरिए भारत आई सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने भारत और उत्तर प्रदेश की सरकार से अपने बच्चों की वापसी के लिए अपील की है। गुलाम हैदर ने अपने YouTube चैनल के जरिए आकर कहा कि भारत की सरकार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वो मेरे बच्चों को वापस भेजने का काम करे। मेरे बच्चे छोटे हैं, वहां उनका धर्म बदला जा रहा है, उनकी पढ़ाई रुक गई है और परवरिश ठीक नहीं हो रही है। ऐसे में उनको वापस भेज दो। एक बाप बच्चों के लिए आपसे हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है, मेरे बच्चों पर तरस खाओ और उनको वापस भेज दो। गुलाम हैदर ने कहा कि मैंने पूरी ईमानदारी से सीमा को अपनी बीवी माना, उसको पूरी इज्जत दी, मैंने जी तोड़ मेहनत करके बच्चों और उसके लिए काम किया और हर खुशी देने की कोशिश की। ये उसको रास नहीं आई, मैंने उस पर भरोसा किया लेकिन वो भरोसे के काबिल ही नहीं थी। मैं आज भी अपनी बात साफ साफ रख रहा हूँ और रखता रहूंगा। ये एक बाप की उम्मीद है कि पाकिस्तान नहीं तो इंडिया, दुबई या कहीं और से मदद होगी और मुझे मेरे बच्चे फिर से मिल जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, गुलाम हैदर की इस रिक्वेस्ट पर आपकी क्या राय होगी? क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए या भारत में ही रहने देना चाहिए? आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मामले को देखते हुए चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने 2 वर्ष के लिए गुप्त मिशन पर भेजा अपना यह अंतरिक्ष यान। चीन और रशिया की बड़ी बेचैनी। जी हां, दुनिया के ताकतवर देशों के बीच छिड़े स्पेस वॉर के बीच अमेरिका ने अपना एक अंतरिक्ष यान गुप्त मिशन पर भेजकर प्रतिद्वंदी देशों की नींदें हराम कर दी है। अमेरिका ने अंतरिक्ष में भेजे गए अपने इस विशेष अंतरिक्ष यान के मकसद का कोई खुलासा नहीं किया है। अगली खबर बता दें, नए साल
साल का जश्न खराब करेगा कोरोना, तेजी से फैल रहा नया वेरिएंट JN.1। क्या है दोस्तों, कौन है टॉप पर, राज्य बता दे। नए साल आने वाला है, ऐसे में लोग जश्न की तैयारियों में हैं, मगर कोरोना वायरस ने एक बार फिर से सरदर्दी बढ़ा दिया। देश भर में कोरोना के नए केस बढ़ रहे हैं। कोरोना का यहाँ सब वेरिएंट JN.1 का डर अब लोगों को सताने लगा है। देश में कोरोना वायरस के सब वेरिएंट बोले तो JN.1 के अब तक कुल 162 मामले सामने आए हैं। इनमें भी केरल में सबसे अधिक 83 लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हैं, जबकि 34 मामलों के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर है। इंडियन सोर्स COV2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। अगली खबर बता दें, चुनाव जीतने के लिए बनाया फॉर्मूला नहीं है मोदी की गारंटी। PM ने कहा नहीं टूटने दूंगा गरीबों का भरोसा। जी हां, मोदी की गारंटी चुनाव जीतने के लिए बनाया गया कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि यह गरीबों का भरोसा है और मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। ये बात दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरव्यू में कही। प्रधानमंत्री ने इस दौरान विपक्ष के बेरोजगारी और महंगाई से जुड़े सवालों के भी जवाब दिए। PM मोदी ने यह भी कहा कि गरीबों का भरोसा उन्हें ऊर्जा देता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का ये भरोसा कायम रखने के लिए अपनी क्षमता से बढ़कर प्रयास करते रहेंगे, करते हैं और आगे भी करेंगे। बहरहाल दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन कौन चाहता है कि PM मोदी ही अगले PM बने। अगली खबर बता दें, राम मंदिर में PM मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा पर NCP को बहुत बड़ी आपत्ति, कहा इनसे उद्घाटन करवाए। जी हाँ दोस्तों, नए साल के 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, आप सभी जानते ही हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए पूरी अयोध्या में भव्य स्तर पर तैयारी हो रही है। आपको बता दें PM मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। लेकिन अब ऐसे में दोस्तों शरद पवार की पार्टी ने PM मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवाए जाने पर एक संकट पैदा किया है। NCP विधायक जितेंद्र अवहाड ने इस मुद्दे पर कई तीखे बयान जारी किए हैं। दोस्तों NCP नेता जितेंद्र अवहाड ने राम जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से करवाने की वकालत की है, रिक्वेस्ट की है, मांग की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा PM मोदी से क्यों करवा रहे हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस दिन के लिए है? अगर भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा दिल है तो मुर्मू जी से प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों इस NCP नेता द्वारा आपत्ति बयान पर आपकी क्या राय होगी, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां अड़ियल रवैये, लालू से नजदीकी सांसदों से अनबन के चलते हुई ललन की रवानगी। नीतीश ने RJD BJP को भी दिया मैसेज। बता दें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले JDU के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। ललन सिंह अध्यक्ष पद से क्यों हटाए गए, इसके पीछे कई कारण सामने निकल कर आए हैं। दिल्ली में JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए एक वरिष्ठ सदस्य ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ललन बाबू अपने अड़ियल रवैये के कारण कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। उनके व्यवहार की शिकायत कार्यकर्ता लगातार नीतीश कुमार से कर रहे थे। पार्टी के बड़े नेता चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक, वो भी उनके व्यवहार के कारण तारतम्य नहीं बैठा पा रहे थे और न ही पार्टी संबंधित गतिविधियों पर उनके साथ खुलकर चर्चा कर पा रहे थे। ये कारण दिया गया है दोस्तों ललन सिंह को अध्यक्ष से हटाने के लिए। साथ ही साथ ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या JDU संभालने के लिए नीतीश के पास कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं या दूसरा नेता है ही नहीं। अगली खबर की बात करें, जहां पर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में बड़ी रार। उद्धव ठाकरे ने रखा 23 सीटों का टारगेट तो कांग्रेस ने कहा हम सबसे बड़ी पार्टी। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस और पूर्व CM उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तकरार सामने आई है। दोनों ही दल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी MVA का हिस्सा हैं। शिवसेना के नेता संजय रावत ने कहा कि हम महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में 23 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा शून्य से शुरू होगी क्योंकि राज्य में उसके पास कोई भी सीट नहीं है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। रावत ने कहा कि हमने कहा है कि हम महाराष्ट्र में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम दादर एवं नागर हवेली से भी चुनाव लड़ेंगे। चलते अगली खबर की तरफ, जहां राम मंदिर उद्घाटन के बाद होगी लक्ष्मी जी की बरसात। CAIT का बड़ा दावा 50,000 करोड़ रुपए का होगा बिजनेस। जी हां, CAIT के सचिव ने दावा किया है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा सुधार होगा। व्यापार जगत में करीब 50,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि जनवरी से ही दुकानों और बाजार में राम मंदिर की धूम दिखाई देने लगेगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की दावा है कि सिर्फ राम मंदिर के उत्पादों की बिक्री 50,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी उछाल मिलेगी। जी हाँ, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अगर आप भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में विशेष आरती में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में विशेष आरती होगी, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं इस आरती में शामिल होने के लिए। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में दिन में 3 बार आरती होगी। एक सुबह 6:30 बजे, दूसरी दोपहर 12 बजे होगी और तीसरी बार शाम 7:30 बजे विशेष आरती होगी। सुबह श्रृंगार आरती, दोपहर में भोग आरती और शाम में संध्या आरती होगी। हर आरती में अधिकतम 30 लोग शामिल हो सकेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर के पोर्टल
से ऑनलाइन पास बन रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद पास अयोध्या में काउंटर से मिलेंगे। आरती में शामिल होने के लिए हो रही बुकिंग के लिए पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में से कोई एक प्रूफ देना होगा। बहरहाल दोस्तों, आप लोग जय श्री राम कहना मत भूलिएगा। ये तो भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।